नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान जारी है। सवेरे 10 बजे मतदान शुरू हो गया था। संसद में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आज शाम को ही अंदाजा है कि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे 7 बजे तक। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और यूपीए या विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला हो रहा है। 11 अगस्त को वेंकैया नायडू जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला है। हालांकि लगता है कि जो अंक गणित है, वोटों की गणित है, उसके हिसाब से जगदीप धनखड़ बहुत आसानी से जीत जाएंगे। न केवल आसानी से जीत जाएंगे, बल्कि लगता है कि मार्गरेट अल्वा को जितने वोट मिलेंगे उससे ज़्यादा जीत का अंतर हो सकता है जगदीप धनखड़ का। आज शाम को ही नतीजे आ जाएंगे। शायद संभावना है कि 7 बजे बाद ये नतीजे आ जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इस चुनाव में किन्हें वोट डालने का अधिकार है। हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ये वोट संसद भवन में डाले जा रहे हैं। वोट जिनको केवल सांसदों को वोट डालने का अधिकार है और इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी नए उपराष्ट्रपति या विजेता उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर देंगे। जो उपराष्ट्रपति पद के विजेता उम्मीदवार हैं, उसकी संभावना है कि उनका नाम घोषित हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल 64 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। इस समय मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। चुनाव उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता के बजाय उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट डालते हैं। राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों को भी मतदान का अधिकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी वोट डाल सकते हैं। चुनाव जनता के बजाय उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही करते हैं। इसमें राज्यसभा के जो नामांकित जो प्रतिनिधि हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए और 20 सांसद बतौर समर्थक दिखाने की शर्त भी उन्हें पूरी करनी होती है। यानी 20 सांसद प्रस्तावक और 20 समर्थक के तौर पर वहां होते हैं। अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का सियासी गणित क्या है, यानी मौजूदा जो चुनाव हो रहा है आज, उसका सियासी गणित क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव का गणित सदन में दोनों सदनों के कुल मिलाकर 788 सदस्य है। 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा के और 543 सदस्य लोकसभा के। इसमें टीएमसी के चुनाव से दूर रहने पर 744 सांसद हिस्सा लेंगे। अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं, सांसद हैं। राज्यसभा में 245 में से 8 सीटें खाली हैं। यानी निर्वाचन मंडल का 780 सांसदों का अभी वो है कि जिसमें 780 सांसद वोट डाल सकते हैं। आज के चुनाव में सभी सांसद वोट करेंगे तो बहुमत का आंकड़ा 372 होगा। बीजेपी के सांसदों से ही जीतते दिख रहे धनखड़। उनके पास 303 सांसद हैं लोकसभा में और 99 सांसद हैं वहां पर। तो बीजेपी के अपने 394 सांसद हैं जो बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा हैं। एनडीए की बात करें तो 441 सांसद हैं और इसके अलावा 5 मनोनीत सदस्य भी हैं, यानी 446 सदस्य एनडीए के पास हैं जो धनखड़ के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। सदन में दोनों सदनों की कुल मिलाकर सदस्य संख्या 788 होती है। इसमें 233 राज्यसभा के हैं, 12 मनोनीत सदस्य हैं। टीएमसी के चुनाव से दूर रहने पर 744 सांसद हिस्सा लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब।
शशि जी सिंह साहब, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, इसको हम राजनीतिक गणित के तौर पर समझना चाहते हैं। मोटे तौर पर तो दिखाई दे रहा है कि जगदीप धनखड़ बहुत आसानी से जीत जाएंगे। इस पूरे गणित का से ज़्यादा मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन का क्या मायने है। देखिए, राजनीतिक गणित तो बहुत साफ है जी, और उसमें कोई दो राय है। ऐसी स्थिति में मैं जो राजनीतिक मायने हैं, क्या आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक मिनट, पीसीआर आवाज देखिएगा प्रोफेसर सिंह की। जी, मेरे सहयोगी राजीव तिवारी और पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप सवेरे से संसद में लगे हुए हैं और पार्लियामेंट में वोटिंग जो हो रही है उसको देख रहे हैं। किस तरह की वोटिंग इस समय हो रही है? कितने वोट करीब करीब डाले जा चुके हैं? देखिए, अगर बात किया जाए मतदान प्रक्रिया की तो सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया, गृह मंत्री ने प्रयोग किया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लगभग तमाम मंत्री और सांसद राज्यसभा और लोकसभा के सभी पहुंचे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो बहुत ही उत्साहित हैं। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन लोगों का ये मानना है कि जो एनडीए के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, वो पूर्ण रूप से जीत जाएंगे। अभी से वो लोग पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि हमारे पास संख्या बल है और हम लोग जो है जीत जाएंगे। हालांकि हम लोग जो विपक्षी उम्मीदवार है मार्गरेट अलवा, उनका हम लोग इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, महिला हैं उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर चुनाव जीतने की बात जो की जाए तो हमारे उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जीतेंगे। और जो उनका प्रभाव है, खास करके वो राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं, तो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका प्रभाव है, उससे विपक्षी दल के भी सांसद प्रभावित हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछली बार जब राष्ट्रपति पद का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय क्रॉस वोटिंग हो गई थी। तो ऐसे में बहुत से ऐसे सांसद हैं विपक्षी दलों में जो व्यक्तिगत तौर पे जो है जगदीप धनखड़ को पसंद करते हैं, लेकिन पार्टी की वजह से कुछ खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं। तो इन लोगों को इस बार भी आसार यह लग रहा है कि विपक्षी दल के सांसद जो है अपने मन की बात सुनेंगे और जगदीप धनखड़ के फेवर में वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। जी, पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। पीयूष शुक्ला, ये समझाइए मुझे कि ये 344 जो 444 वोट हैं एनडीए के, वो तो मिल जाएंगे, इसमें क्या खास बात हो गई? आप ये बताइए, जो कारीगरी है, जो पॉलिटिक्स है अमित शाह साहब की, प्रधानमंत्री की, इसमें कितने वोटों का इजाफा होने वाला है? देखिए, सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और तमाम क्रॉस वोटिंग हुई थी, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, उसी तरह कुछ उम्मीद आज भी लगाई जा रही है। क्योंकि शिवसेना का एक धड़ा जो है, उद्धव ठाकरे का जो गुट है, वो तो जरूर कांग्रेस के तरफ है, कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ है, लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ है। उसी तरह देखिए कि विपक्ष में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो भी बैठती है, लेकिन उसने अपना समर्थन दे दिया। तमाम ऐसे जो नेता हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो बंगाल के हों, कहीं ना कहीं उनका भी जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ है। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से जगदीप धनखड़ का जो राजनीतिक कैरियर रहा है, चंद्रशेखर जी के साथ भी उन्होंने काम किया है, तो तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं। उस वक्त के जो नेता रहे हैं, उस वक्त जो पार्टी में उनके साथ थे, वो सब भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में होते हुए दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ती है, और ऐसे में जब संभावना बढ़ती है तो आंकड़े बढ़ेंगे, और जब आंकड़े बढ़ेंगे तो विपक्ष के लिए स्थिति और भी ज़्यादा शर्मनाक होगी। जी पीयूष, एक चीज़ समझाइए मुझे राजनीति कम समझ में आती है। टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में है, ममता जी वहाँ पर हैं, और जगदीप धनखड़ राज्यपाल वहाँ रहे थे पश्चिम बंगाल में, और उन दोनों के बीच में टसल चलती रही जितना कार्यकाल रहा। और आज जब उपराष्ट्रपति के तौर पे जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं, तो वो विपक्ष के उम्मीदवार का साथ देने की बजाय चुनाव से बाहर क्यों हो गई? उनके पास तो दो मौके थे, उपराष्ट्रपति के तौर पे जगदीप धनखड़ को चुनौती देना भी और विपक्ष के साथ होना भी।
बिल्कुल उनके पास मौके जरूर थे, लेकिन जिस तरह से जब ऐलान किया है मार्गरेट अलवाकात, उसके बाद ही उन्होंने सीधे कहा कि कांग्रेस ने उनसे बातचीत नहीं की, विपक्ष को साथ में लेकर बातचीत नहीं की गई और ऐसे में वो विरोध करती हैं, वो अलग हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी ये नहीं चाहती हैं कि वो कांग्रेस के पीछे चलती हुई दिखाई दें। ममता बनर्जी खुद को विपक्ष का बड़ा नेता मानती हैं और ऐसे में साफ है कि वो किसी दल के पीछे चलती हुई नहीं दिखाई देंगी। अब रह गई बात जगदीप धनखड़ की, तो बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, तमाम बंगाल के जो लोग हैं, जो वहां के नेता हैं, उनका सीधा जुड़ाव है। ऐसे में ममता बनर्जी उनको भी टीएमसी के कई नेता। आपके पास लौट कर आता हूं। अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने सवेरे कहा कि वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, तो थोड़ी देर उधर चलते हैं मनीष सिसोदिया साहब के पास, फिर प्रोफेसर शशि सिंह। देने से पहले एलजी साहब ने पूरी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े बड़े सजेशन दिए कि इसमें ये परिवर्तन कर दो, ये परिवर्तन कर दो, इस तरह का बदलाव करो। एलजी साहब के सारे सजेशंस को स्वीकार करके कैबिनेट ने फिर से जून में नई पॉलिसी एलजी साहब के पास भेजी और इस तरह से फिर उसको एलजी साहब ने मंजूरी दी। तो एलजी साहब के पास 2 बार जाके बहुत ध्यान से पढ़ के उन्होंने इस पॉलिसी को पास किया था। उस पॉलिसी में ये लिखा हुआ था जगह जगह जोर देके कि अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म किया जाएगा। ये जो एक ही जगह शराब की दुकानों के अंबार लगे हुए हैं कुछ वार्ड्स में या कुछ मॉल्स में, दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन इसको लगभग बराबरी पे बांटा जाएगा, यहाँ तक कि अनऑथराइज एरिया में भी बांटा जाएगा, ये भी लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि हर वार्ड में दुकानें तो नहीं बढ़ेंगी पूरी दिल्ली में, लेकिन हर वार्ड में लगभग 2 से 3 दुकानें हो जाएंगी, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैं पॉलिसी की वो लाइन भी आपको दे दूंगा, उसमें साफ साफ था कि इक्विटेबल प्रिंसिपल पे काम करेगी और पूरी दिल्ली में लगभग बराबरी पे दुकान बांटी जाएंगी इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड एरियाज। तो जब ये एलजी साहब ने बहुत सारे सजेशन और दिए पॉलिसी में चेंज करने के और बहुत ध्यान से पॉलिसी पढ़ी थी, उस समय न तो एलजी साहब ने आपत्ति की कि अनऑथराइज एरियाज में शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, ना उसका बदलाव, ना उन्होंने कोई आपत्ति की, ना उसमें कोई बदलाव का सुझाव दिया, बल्कि मंजूरी दी। 2 बार पॉलिसी को पढ़ के मंजूरी दी, काफ़ी ध्यान से पढ़ के मंजूरी दी। और जब एलजी साहब से मंजूर करा के उस पॉलिसी के तहत टेंडर किए गए और सरकार के अनुमान से लाइसेंसीज ने 25% ऊपर रख के लाइसेंस लिए, तो जब दुकानें की फाइलें एलजी साहब के पास गई तो वहां एलजी साहब ने। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब, उपराष्ट्रपति चुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चर्चा प्रोफेसर मनीष सिसोदिया साहब ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार, एक्साइज पॉलिसी को लेकर उन्होंने फिर से एक बार जो चैलेंज किया है कि एलजी साहब ने 2 बार उसको रिपोर्ट को पढ़ा, जो उनकी रिकमेंडेशन थी सरकार की, और उसके बाद उसको अप्रूव किया, लेकिन बाद में उसमें बदलाव करने की बात की गई। उपराष्ट्रपति से पहले एक महत्वपूर्ण बात है ये भी कि एक चुनी हुई सरकार और एक मनोनीत उपराज्यपाल, इन 2 के बीच में खास तौर से हम दिल्ली में लगातार एक कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट को आप इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कैसे देखते हैं? जगदीप धनखड़ साहब का मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से का जो घटना हुई उस पर, लेकिन अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मनीष सिसोदिया जी का जो बयान अभी आया है, उसका मतलब ये है कि एलजी और गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, विरोध है। देखिए, ये तो बहुत साफ तथ्य होता है जब सरकार किसी और दल की हो और गवर्नर जब किसी और दल का, यानी मनोनीत गवर्नर किसी और दल का प्रतिनिधि होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति तो स्वतः बन जाती है। अब बार पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं। और रही बात की जो दिल्ली का मामला है, तो दिल्ली के मामले में ये पूर्ण राज्य है भी नहीं, और इसलिए पूर्ण राज्य न होने के कारण यद्यपि चुनी हुई सरकार है, लेकिन लगातार केंद्र की सरकार, जो यूनियन संघ की सरकार है, उनके प्रतिनिधि के रूप में जो उपराज्यपाल महोदय हैं, वो लगातार दिल्ली सरकार के कई प्रकार की जो नीतियां हैं उसको हमेशा सवालों के घेरे में रखते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है यहाँ, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो नीतियां हैं, मान लिया एक्साइज ड्यूटी है या एक्साइज के जो पॉलिसीज हैं, वो तो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो भी सरकार की नीतियां होती हैं, कहीं न कहीं उपराज्यपाल का हस्तक्षेप होता है। और ये
भारतीय राजनीति के संदर्भ में बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि गवर्नर या उपराज्यपाल संवैधानिक पदों की गरिमा के अनुरूप आचरण न करके अपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में आचरण करने लगते हैं। आपने एक चीज का अनुभव किया होगा, जहां जहां एक दल की सरकार और गवर्नर भी यदि उसी दल के रहे हों तो निश्चित रूप से कॉन्फ्लिक्ट लगभग नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि भारतीय राजनीति में केंद्र में अगर किसी की सरकार है और राज्यों में दूसरी सरकार है, दूसरे दल की सरकार है, तो एक स्वाभाविक रूप से राज्यपाल अपने संवैधानिक पद को जब नहीं निभाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, और ये दिल्ली में भी यही स्थिति है। सर, राज्यपाल महोदय और उपराज्यपाल महोदय तो ये कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा के लिए और संविधान के अधिकारों के तहत काम कर रहे हैं, कि जो सरकारें, राज्य सरकारें जो है यदि संविधान का पालन नहीं करती तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसी के लिए उनको बनाया गया है उपराज्यपाल या राज्यपाल। देखिए त्रिवेदी जी, संविधान की शपथ तो सांसद खा रहे हैं, एमएलए खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री, मंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति। तो निश्चित रूप से शपथ अपनी जगह है और जो कुछ वो कर रहे हैं वो अलग है। वो राजनीति का वो हिस्सा है जो सत्ता की राजनीति के आसपास घूमती है। वैसी स्थिति में संवैधानिक शपथ का कोई बहुत, जिसको कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। और जब सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही निर्णय करेंगे तो संविधान एक तरफ, संविधान के प्रति लिए गए शपथ एक तरफ और राजनीति दूसरी तरफ। तो इसलिए मैं राज्यपाल और उपराज्यपालों के, राज्यपाल तो चलिए केंद्र शासित प्रदेशों में है या दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में है, लेकिन राज्यपालों की भूमिका, यहां तक कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के काल में ही, राज्यपालों की भूमिका कांग्रेस के संघीय व्यवस्था यानी कि जो संघ की सरकार है उसके कार्यकाल में भी तब जो है वो कहीं न कहीं विवादों का विषय रहा है, जब जब दूसरे दलों की सरकार रही है। और 356 का जितना दुरुपयोग हुआ है, मोर देन 100 टाइम्स इन आवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो ये तो बहुत सामने साफ है। जी, राजीव तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। राजीव, आपके पास फिर संसद भवन चलते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा, क्या ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस टीएमसी की हो गई है कि या विपक्ष में कौन बड़ा नेता होगा, इसकी लड़ाई है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव एक बहाना? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई उसी समय सामने आ गई थी जब कांग्रेस पार्टी ने अपने तरफ से मार्गरेट अलवा का नाम दिया था। कांग्रेस की तरफ से जब नाम दिया गया तो टीएमसी के जो नेता ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चयन किया तो हम लोगों से विचार विमर्श नहीं किया, हम लोगों से इस पर चर्चा नहीं किया गया, जबकि हम लोगों ने अपने तरफ से जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चयन किया, यशवंत सिन्हा का नाम दिया, तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया, सभी विपक्षी दलों से राय लेने के बाद हम लोगों ने नाम का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं उसी समय साफ हो गया था कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बिना उनसे राय लिए विपक्ष कोई कदम उठाए, और उसी समय उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया से हम लोग अपने आप को अलग रखेंगे। तो कहीं ना कहीं यह राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी 2024 को लेकर के चल रही हैं, वह चाहती हैं कि विपक्ष को एकजुट किया जाए और उसका लीडर जो है ममता बनर्जी बने, और यही और इसी को लेकर के एक रणनीति बनाई हुई है और लगातार तमाम विपक्षी दलों को अपने गुड फेथ में लेने की कोशिश कर रही हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है, अपने आप को वो लोग अलग बनाए हुए हैं, तो यह एक मैसेज देने की उनकी कोशिश है कि विपक्ष में अगर कोई बड़ा लीडर है तो ममता बनर्जी हैं और इसी को वो आगे लेकर के चलना चाहती हैं। जी, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष मेरे सहयोगी, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पीयूष, थोड़ा सा समझाइए मुझे कि जो एनडीए के उम्मीदवार थे, उपराष्ट्रपति हैं मौजूदा वेंकैया नायडू साहब, वो अभी उन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। लोगों को लग रहा था, आप भी समझा रहे थे कि दक्षिण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पैठ बनानी है, एंट्री को थोड़ा सा मजबूत करना है। तो वेंकैया नायडू तो आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पूरा का जो दक्षिण का जो हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे पहले यूपीए के जो उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी साहब, वो 2-2 बार कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। तो क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने वेंकैया नायडू जी को दूसरी बार अपना उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला नहीं किया, या राष्ट्रपति के तौर पर भी नहीं किया? क्योंकि हम देख रहे हैं 4 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जो राष्ट्रपति बने हैं।
देखिए, अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से जिस तरह से बंगाल को भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो राजस्थान को साधने की कोशिश कर रही है, बीच में किसान आंदोलन भी आ गया, और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी बेल्ट है, जो जाट बेल्ट है, उसके अलावा मैं बात करूं तो हरियाणा की बात करूं, अगर मैं पंजाब से सटे कुछ इलाकों की बात करूं तो वहाँ पर जो जाट बेल्ट है वो एक बड़ा वोटर है, एक बड़ा मतदाता है। और ऐसे में जगदीप धनखड़ का जब नाम आया तो निश्चित तौर पर राजस्थान को भी साधा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की उस बेल्ट को भी साधा जिस बेल्ट से आंदोलन की आवाज निकली थी, उसके साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों को भी साधने की कोशिश की गई। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उनका वर्चस्व था, चूंकि तमाम ऐसे नेता थे, चाहे वो टीएमसी के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, जो सीधा उनसे जुड़ाव रखते थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक साधने की कोशिश की गई। तो तमाम ऐसी कोशिशें की गई हैं। और रही बात दक्षिण की, तो भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के मिशन के लिए कुछ अलग टारगेट सेट कर रखे हैं। ठीक है पीयूष, आएंगे अब आपके पास। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब से मैं निटी-ग्रिटी समझने की कोशिश करूंगा कि इस पूरी पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि जो ऊपर दिख रहा है उसके अलावा ही सब कुछ होता है। चर्चा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। सवेरे 10 बजे से ही वोटिंग हो रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डाल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मतदान किया है। आप देख रहे हैं कि पूरा मतदान वहाँ पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ केंद्र के कई मंत्रियों ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और कई अलग नेताओं ने, दूसरे नेताओं ने इस पर वोट डाल दिया है। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच में मुकाबला है। धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। वो साझा उम्मीदवार हैं। आज शाम को ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उम्मीद है कि 7 बजे बाद ये नतीजे आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि नया उपराष्ट्रपति हमारा कौन होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए इस समय वोटिंग जारी है। लगातार सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए वहां पर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से उपराष्ट्रपति थे जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले ऐसे लोग जो उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, पहले उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। उन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यक्रम पहला जो है हिस्सा लिया। पहले उपराष्ट्रपति रहे और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने। 1952 से 1962 तक लगातार वो उपराष्ट्रपति रहे हैं और उसके बाद 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि वो तीसरे राष्ट्रपति थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए दूसरा राष्ट्रपति के तौर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाना जाता है। उसके बाद जाकिर हुसैन साहब 1962 से 67 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। 1967 में देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो सबसे कम समय तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रपति रहते हुए ही उनका निधन हो गया था, इसलिए वो सबसे कम समय तक देश के राष्ट्रपति रहे। एक और उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने वो हैं वराह वेंकट गिरी, वीवी गिरी साहब। 1967 में देश के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए और उससे पहले वो उपराष्ट्रपति रहे थे। 1969 में उन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया और उसके बाद राष्ट्रपति बने। वेंकटरमन 1984 में देश के 7वें उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। उसके बाद 1987 से 92 तक देश के वो 8वें राष्ट्रपति रहे हैं, 1987 टू 1992 तक। आर वेंकटरमन 1984 में देश के 7वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत का दावा किया है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने उनसे खास बात की। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, आज उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप भी मतदान करेंगे। क्या लग रहा है, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ जी, जो नंबर जो है उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? देखिए, एनडीए के उम्मीदवार माननीय जगदीप धनखड़ जी हमारे प्रत्याशी हैं और उनकी जीत तो सुनिश्चित है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं, जब मायावती उनको समर्थन कर सकती हैं तो फिर यूपीए के पास में बचा क्या है। बड़े बड़े घटक हमारे साथ में आ चुके हैं,
एनडीए तो साथ था ही, और भी बहुत सारे लोग जो है हमें समर्थन दे रहे हैं। और राज्यसभा लोकसभा में अगर सांसदों का गणित हम देखते हैं तो भाजपा के पास में स्पष्ट बहुमत है। तो इसलिए शिवसेना के लोग जो है ग्रुप टूट करके आ गया, वो तो है ही साथ में, हो सकता है दूसरे लोग भी वोट दे दें। तो कांग्रेस और यूपीए जो है उनके पास में कोई दमखम है नहीं, बस लड़ाई के नाम पर लड़ाई है केवल मात्र, और एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से वोट देंगे और माननीय धनखड़ साहब जो है ना वो अच्छे वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। स्वामी जी, क्या माना जाए, जगदीप धनखड़ जी जाट नेता हैं और ऐसे में तो दूसरे दलों में भी बड़े जाट नेता हैं जो उनको पसंद करते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? नहीं, धनखड़ जी को जाट नेता कहना उचित नहीं है। वो जाट के घर में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन वो एक किसान नेता रहे हैं और उन्होंने किसानों की, गरीब की, मजदूर की हर पीड़ा को, मैं तो जब वो जयपुर में प्रैक्टिस करते थे तब देखता था कि हाई कोर्ट में कई बार कोई गरीब से गरीब आदमी आ जाता था जिसके पास पैसा नहीं होता था, धनखड़ जी उनकी मदद करते थे और कभी भी पैसे के लिए उन्होंने किसी भी क्लाइंट को निराश करके नहीं भेजा। तो उनका एक उदार चेहरा रहा है और पूरा समाज, सभी 36 कौम राजस्थान में उनको पसंद करती है और फिर पूरे देश में भी उनकी यही छवि गई है, तो उनको लोग अच्छी तरह से वोट देंगे। कैमरा पर्सन अरब के साथ राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब, जगदीप धनखड़ के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने बात की, सुमेधानंद सरस्वती ने, और उन्होंने कहा कि उन्हें किसान नेता के तौर पर देखना चाहिए। 2 राज्यपालों के नाम अभी रहे जो किसान नेता के तौर पर रहे, एक है जगदीप धनखड़ साहब जो पश्चिम बंगाल में रहे, और दूसरा नाम है सत्यपाल मलिक का जो किसानों के आंदोलन को लेकर खुलकर बोलते रहे। इन 2 किसान नेताओं में से एक किसान नेता का चुनाव किस हिसाब से किया जाता है? जी देखिए त्रिवेदी जी, किसान नेता होना काफी नहीं होता है। जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं, इनकी सरकार है, उनकी नजरों में आपकी क्या स्थिति है जी। तो आप तो लगातार देख रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर के रूप में जिस प्रकार से सरकार की कई नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, खुलकर किसानों के मुद्दे पर भी और अन्य नीतियों की, तो आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अब तक गवर्नर कैसे हैं, यही आश्चर्य का विषय है। अन्यथा सत्यपाल मलिक जी को एक किसान नेता के रूप में कंसीडर करके उपराष्ट्रपति पद के लिए सोचना भी वो अपने आप में आश्चर्य की बात होती है। रही बात जगदीप धनखड़ साहब की, अब भारत में किसान नेता करते कुछ और हैं, किसान नेता होते हैं, आप वकालत करते हैं या और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, किसान के घर में पैदा होते हैं तो कहते हैं कि आप किसान नेता हैं। तो इस तरह के तो विवाद पहले भी रहे, मैं उन विवादों में इसलिए नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात तय है कि चूंकि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार होने के कारण उनकी जीत सुनिश्चित है और जीत सुनिश्चित होने के पीछे सत्ता पक्ष के उम्मीदवार होने की उनकी जो योग्यता है वही काफी है। रही बात अपने बलबूते वो कितने वोट ले पाएंगे, मुझे इसमें बहुत संदेह है, लेकिन ये निसंदेह जो विपक्ष का बिखराव है, आप देख रहे होंगे टीएमसी ने चुनाव में हिस्सेदारी ही नहीं की, मायावती ने जिस प्रकार से समर्थन की घोषणा कर दी, शिवसेना पहले से ही 2 खंडों में विभाजित है और निश्चित रूप से जो मजबूत पक्ष है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ साहब का समर्थन कर रहा है। अन्य कई जो पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है वो भी सपोर्ट कर रही हैं। तो देखिए मुकाबला तो बहुत साफ है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये मुकाबला है ही नहीं, दिस इज नॉट ए कंटेस्ट। बट ये भी फैक्ट है कि विपक्ष का जो बिखराव है यही बहुत खतरनाक है जी। आप चुनाव में हिस्सेदारी करें, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, चुनाव में हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन निसंदेह चुनाव में हिस्सेदारी के साथ साथ विपक्ष के बीच में एकता की कोशिश, सर्वसहमति से उम्मीदवार चुनने की कोशिश, अगर इस प्रक्रिया में कोई कमी रह जाती है तो निसंदेह ये विपक्ष की कमजोरी मानी जाएगी, ये सत्ता पक्ष की ताकत नहीं मानी जी। हमारे साथ निपुण आलम बयान साहब भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। निपुण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अभी प्रोफेसर शशि शेखर सिंह समझा रहे थे मुझे कि जो उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा जी बनी हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसमें विपक्ष का बिखराव दिखाई दे रहा है, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया।
तो विपक्ष को बिखराव करना था तो इससे बेहतर था कि वो एक निर्विरोध उम्मीदवार के तौर पर ही जगदीप धनखड़ को चुन लेते, घर तो कम से कम बना रहता। कहते हैं ना कि वो बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जी 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 बिल्कुल। देखिए मैं ये कहूँगा कि पहले तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पर रूलिंग पार्टी का बड़ा देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। और इस चुनाव के अंदर राज्यों से कोई मतलब नहीं होता, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो बात ये मायने करती है कि जीतेगा कौन, चुनाव में पार्टी सरकार किसकी बनेगी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसके बनेंगे। तो जाहिर सी बात है जिसको सत्तारूढ़ पार्टी क्या करेगी, समर्थन देगी, उसका बनेगा। अब लोकसभा में तो बीजेपी का पूरा समर्थन है, और रही बात राज्यसभा की भी स्थिति मजबूत है, तो राज्यसभा में भी आपका क्या है, भाजपा की स्थिति मजबूत है। तो ये तो निश्चित था कि रूलिंग पार्टी का ही वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विपक्ष अगर एकजुटता दिखाकर, तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इन दोनों के माध्यम से अपना दमखम दिखा सकता है कि हम एक हैं, यानी कि एकजुटता दिखाने का एक तरीका हो सकता है। ये तो बात फैक्ट है कि भाई जीतेगा तो रूलिंग पार्टी से। थोड़ा बहुत अगर राज्यसभा में चुनौती हो सकती थी, लेकिन राज्यसभा में भी कमोबेश स्थिति क्या है, बहुमत की ओर से है। यानी कि हम देखें तो वर्तमान में 245 हमारी राज्यसभा की सीटें होती हैं, और भाजपा के पास लगभग काफी बड़ा नंबर वहां पे हो जाता है। तो मेरा कहना ये है चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का, जी भाजपा के पास अकेले ही 99 है उनके पास, तो कोई ऐसा नहीं है कि कमजोर है। तो वो इतना बड़ा समस्या, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि इतनी बड़ी समस्या बनती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा के अंदर क्या है, आपका एनडीए के पास में 300 से भी ज्यादा क्या है प्लस सीटें आपके पास में हो जाती हैं। तो पार्टी तो यानी कि बनेगी तो वही, वाइस प्रेसिडेंट तो बनेंगे वही जिसको क्या होगा, रूलिंग पार्टी यानी कि आपका एनडीए जिसको समर्थन देगा। लेकिन बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष अगर यहाँ पर एकजुट होता तो इस बहाने से क्या होता कि वो अपने विपक्ष के प्रतिद्वंदी जो थे उनको भारी बहुमत से वोट देते, तो ये स्पष्ट मैसेज जाता है कि विपक्ष जो है एकजुट है और एक साथ मिलकर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वो कमी जरूर खल रही है, वो कमी जरूर दिखाई दे रही है। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, क्या स्थिति है इस समय, क्या अपडेट है चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर? वहाँ पर कितने % वोटिंग हो गई है, कुछ आइडिया है कि कितना अंदाजन वोट डाल चुके हैं हमारे? क्योंकि हाउस में ही वोट डाले जाने हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। तो कितना % वोट हो गया है? बिल्कुल सर, देखा जाए तो लगातार मतदान प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया कितना % अभी मतदान हुआ है। इतना जरूर है कि जितने भी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के सांसद हैं, वह लोग अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। अभी बीजेपी के कुछ सांसद अभी पहुंचे हुए हैं मत का प्रयोग करते हुए, दूसरे दलों के भी पहुंचे हुए हैं। तो अगर अनुमानता देखा जाए तो एक आधिकारिक तौर पे तो कुछ स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन 50% मत का प्रयोग अभी तक हो गया है और मतदान प्रक्रिया जारी है, तेज़ी से जारी है। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि समय तो 5 बजे तक का निर्धारित किया गया है, लेकिन उसके पहले सभी सांसद अपने मत का प्रयोग कर लेंगे। और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो काफ़ी उत्साहित भी हैं। उन्हीं की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि बीजेपी के जो तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, सब लोग इस समय पार्लियामेंट पहुंचे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी प्रोफेसर सिंह, यदि इस चुनाव को थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊं, जो आज हो रहा है, आपने विपक्ष के बिखराव की बात की, निपुण साहब ने भी विपक्ष के बिखराव की बात की, क्या हम इसको पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं सत्तारूढ़ दल के लिए कि बहुत सारे जो दल अभी उनके साथ नहीं है, एनडीए में साथ नहीं है, वो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने उनका साथ दिया और राष्ट्रपति चुनाव में भी उनका साथ दिया, तो क्या 2024 में एनडीए ज़्यादा मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जो राजनीति में तत्काल दिखाई देता है और फिर परिस्थितियां बनती हैं, तो फिर निश्चित रूप से उसका असर कुछ और भी होता है जी। अभी जो स्थिति है, निसंदेह ये स्थिति उनकी मजबूती को दिखा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो जो भी हथकंडे अपना रहे हैं या उन पर दबाव डाल रहे हैं, वो अपनी जगह है, राजनीति में ये सब चलता है। लेकिन निसंदेह उनकी अभी तात्कालिक स्थिति मजबूत है और आने वाले के लिए, चूंकि 2024 का जो चुनाव है वह देश के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होगा, तो उस समय क्या परिस्थितियां बनती हैं, लगातार क्या मुद्दे हैं, जन समस्याओं से संबंधित सरकार की नीतियों की क्या स्थिति है, उस पर विपक्ष किस प्रकार से रिएक्ट कर पाता है, क्या विपक्ष अपनी एकजुटता को फिर से दोबारा हासिल करके मजबूती दिखा सकता है, ये तो भविष्य के कोख में है अभी। लेकिन निसंदेह वर्तमान स्थिति ये है
कि एनडीए अभी मजबूत है और विपक्ष उसका मिल करके मुकाबला नहीं कर पा रहा है, और विपक्ष की यही स्थिति रही तो 2024 में मुकाबला नहीं कर पाएगा, जो निसंदेह अभी से साफ दिख रहा है। तो ये निर्भर करेगा कि आगे चल करके वो किस प्रकार से एक दूसरे से संवाद करके और निसंदेह सरकार की नीतियों की आलोचना, उसका विरोध करते हुए विपक्ष की राजनीति को मजबूती देकर के एक मजबूत विकल्प भाजपा के लिए और एनडीए के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये देखने की अभी स्थिति है। जी निपुण साहब, प्रोफेसर सिंह साहब जैसे बताते हैं ना, वो जलेबी जो है इमरती बन जाती है। उन्होंने बहुत बारीकी से समझाई है सारी बात, लेकिन मेरे जैसे लोग तो ठेले पर जलेबी खाते ना, तो वो आपकी बड़ी दुकान की इमरती को समझ नहीं पाते। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों चुनावों को मिलाकर के हम ये मानें कि प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। दूसरा बड़ा नाम है हिंदुस्तान की राजनीति का मौजूदा तौर पर, वो है राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। क्या मोदी की लोकप्रियता और ताकत बढ़ी है? क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता और ताकत कम हुई है? और जो कांग्रेस की एक्सरसाइज है इस सारी पूरे चुनाव नतीजे से, क्या जो यदि संभावित तौर पर चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी को एक मौका और मिल सकता है अध्यक्ष बनने का? गांधी परिवार का वो बात मत कीजिएगा, वंशवाद वाली बात, मैं पॉलिटिकल बात समझना चाहता हूँ। जी जी, देखिए क्या है कि अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो मैं ज्यादा बड़ा जान नहीं, आज 6 तारीख है, कल 5 तारीख थी। कल कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो कल बड़ा प्रदर्शन किया। एक अच्छा मौका था कि कांग्रेस एक लीड कर सकती थी और अन्य जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उनके साथ, उनको अपने साथ ले सकती थी कि भाई हम प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उग्र तरीके से हम करेंगे, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं था। कल आप देखिए ममता बनर्जी जी, जो विपक्ष में एक बड़ा चेहरा रखती हैं कांग्रेस के साथ साथ, 2-3 पार्टी है जिसमें आपका ममता बनर्जी का नाम आता है। ममता बनर्जी कहाँ थी कल, आप जानते हैं, ये पूरा देश ने देखा कि वो किस समय मुलाकात कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि विपक्षी पार्टी में जो पुरानी पार्टी, जो 1885 की बनी हुई पार्टी है, उसका एक क्या नैतिक दायित्व भी कह लीजिए या मान लीजिए राजनीतिक सोच समझ की बात भी कर लीजिए कि जितनी अपोजिशन पार्टीज थी उनको अगर वो साथ लेकर इस प्रदर्शन को करते। मुझे कल एक अच्छी बात तो जरूर लगी कांग्रेस की कि कांग्रेस जमीन पर आकर लड़ी, और जिस प्रकार की तस्वीरें मीडिया के माध्यम से हमने देखी तो ये निश्चित रूप से दिखा रहा है कि कांग्रेस में दम तो आया है। अब चाहे वो किसी वजह से आया हो, चाहे अपने आप को बचाने के लिए आया हो कि भैया हम नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो हमारा ही वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये थी कि आप विपक्ष को साथ क्यों नहीं ले पाए? जितनी भी पार्टी आपके साथ में थी उनको आप जोड़ सकते थे और इस प्रकार के प्रोटेस्ट को जोड़ सकते थे। लेकिन मैं 2-3 चीजें यहाँ पे ये भी कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि कांग्रेस की एक बड़ी भूल ये भी कर देती है। जैसे तिरंगा की हम बात करें, तिरंगा आपको याद होगा कुछ समय पहले जो उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, वेंकैया नायडू जी के द्वारा जो पूरा यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो उसमें कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, उसका बल्कि विरोध तक उन्होंने करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की जैसे तिरंगा यात्रा के समय जहाँ पर आपके क्या व्यक्तियों के, नागरिकों के इमोशंस जुड़े होते हैं, कांग्रेस आज भी कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रही है, चूक कर रही है। यहाँ तो बढ़ चढ़कर कांग्रेस को इस तरह के बोलना चाहिए था कि देखिए जी हम भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं, हम भी राष्ट्र ध्वज के साथ खड़े हैं, हम भी तिरंगा यात्रा में साथ में ज्वाइन करेंगे, ये भाजपा अच्छा कर रही है। तो इससे क्या होता है कि जो भाजपा का कोर ग्रुप है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कांग्रेस जो है एंटी बीजेपी तो है लेकिन एंटी नेशन नहीं है। लेकिन इस तरीके से क्या करती है वो, कहीं ना कहीं जो आपका भाजपा एक अपना पूरा लेके चलती है कि भाई देखो कांग्रेस जो है एंटी नेशन हो चुकी है, अलग से नेशन के अगेंस्ट बात करने लग जाती है। मोदी अक्सर बोलते भी हैं, मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस मेरा विरोध करते करते ये नहीं समझ पा रही कि कब वो राष्ट्र का विरोध करना शुरू कर देती है। तो मोदी जी इस बात को क्या करते हैं, अपने कंपेनिंग में बोलेंगे, अपने सोचेंगे बोलेंगे और लोगों को सीधा मैसेज चला जाता है कांग्रेस की इन तरह की गतिविधियों के माध्यम से। तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के नेतृत्व को ये बात थोड़ा समझने की जरूरत है। और मैं कल आपने देखा होगा, अगर कल की हम बात करें तो सुबह जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किस प्रकार के बयान दिए। आप भी अगर एक जनरल बात करें, गांव का व्यक्ति भी समझ सकता है। वो ये कह रहे थे कि जितना प्रशासन आपके पास में, पूरी मशीनरीज आपके पास में है, आप हमें दे दीजिए, चुनाव तो हम जीत के दिखा देते हैं। तो इसका मैसेज क्या था, यानी कि आपने अपने समय में ऐसा कुछ किया होगा तभी तो आपको पता होगा। मैंने गांव के लोगों से बात की, जब मैं भी दिल्ली में भले रहता हूं लेकिन जुड़ा तो गांवों से हूं, तो
तो गांव के लोगों को कहना ये था जिनको कहते भाई मूर्ख लोग माने जाते हैं, कहते भाई ज्यादा समझते नहीं है, जानकारी नहीं होती। मैं ऐसा नहीं मानता, गांव का व्यक्ति भी इतना समझदार व्यक्ति है, उस बात को पकड़ा, बोला कि क्या ऐसा होता है कि मशीनरी का इस्तेमाल करके। और 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार रही, तो 14 में जब बीजेपी सरकार आई तो तब इन्होंने क्यों रोक दिया बीजेपी को, यानी कि जानबूझकर बीजेपी को सत्ता दी है क्या इन्होंने जी। तो इस प्रकार के प्रश्न आम जनमानस के मन के अंदर उठते हैं, तो इस प्रकार के बयान देते समय कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस जो थी पुरानी विपक्षी पार्टी बन सकती थी, मजबूत बन सकती थी, केवल कल ही कब दिखाई दिया, जब ईडी की प्रक्रिया के बाद, यानी कि ईडी ने जब आपका सोनिया गांधी जी को बुलाया, राहुल गांधी जी को बुलाया, तब ये जागे, तब तक सोए हुए थे। अगर ये ईडी के संबंध से पहले, ईडी की पूछताछ से पहले जागते तो जनता का इमोशन और ज्यादा जुड़ता कि हाँ भाई, एक 75 वर्ष की एक महिला के साथ, वृद्ध महिला के साथ, जिनका इतना बड़ा राजनीतिक कद है भारत के अंदर, उनके साथ क्या हो रहा है, बुलाया जा रहा है, तो शायद बात अलग होती। लेकिन ये उस क्रिया के बाद में हो तो उसका मैसेज कांग्रेस का सीधा डायरेक्ट नहीं गया, बल्कि क्या गया, अप्रत्यक्ष गया। और बहुत सारी चीजों को, जैसे हम गैस सिलेंडर की महंगाई के मुद्दे की बात करें, तो महंगाई के मुद्दे को जनता देखती है कि भाई महंगाई के मुद्दे में पहले 14 में क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है, इंडेक्स जनता देखती है। अब पहली जनता नहीं रही है, आज जनता के पास में मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो हर चीज को देखती रहती है, बहुत सारी वीडियोस के बाद जाती रहती है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर लीजिए, फेसबुक के थ्रू बात कर लीजिए, यूट्यूब के थ्रू बात कर लीजिए, तो वो पूरा एनालिसिस करती रहती है। तभी तो हम देखें कि कांग्रेस के कुछ एक कार्यकर्ता के अलावा एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े नहीं। जी ठीक है सर। प्रोफेसर सिंह, निपुण साहब ने कांग्रेस की जो पूरी पॉलिटिकल स्थिति है वो ठीक से समझाई। मुझे थोड़ा सा टीएमसी का और ममता बनर्जी का ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो थोड़ा सा समझाइए। ये निटी-ग्रिटी आप बारीक जो है ना, आपका जो चश्मा है उसकी निगाहें बहुत बारीक है। देखिए वो मुझे समझाइए कि उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा कर लें और उपराष्ट्रपति चुनाव में आप विड्रॉ कर लें, बैकआउट कर लें। नहीं, देखिए आप देख रहे होंगे कि विपक्ष में जो संवाद जरूरी है आपसी विश्वास पर आधारित। देखिए परस्पर विश्वास बहुत जरूरी है, और जब परस्पर विश्वास करके संवाद करते हैं तो परिणाम की संभावना बढ़ जाती है। अन्यथा अविश्वास की स्थिति में संवाद भी हो रहा है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। तो आपने वहां भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में भी देखा होगा कि अंततः यशवंत सिन्हा जिस प्रकार से उम्मीदवार बने, और कहीं न कहीं वो बहुत सहमति के आधार पर नहीं बने जी। ये विकल्प नहीं काम किया, वो विकल्प नहीं काम किया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये विपक्ष पहले अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश करे। रही बात ममता जी की, देखिए कांग्रेस की राजनीति में निसंदेह कांग्रेस अपनी बड़ी पार्टी होने के नाते अपने नेतृत्व को मजबूत करना चाहता है। ममता भविष्य की उम्मीदवार के रूप में अपने को मजबूत करना चाहती है। तो निसंदेह ये प्रतिद्वंदिता है, राजनीति की जो आपसी प्रतिद्वंदिता है उसको भी समझने की जरूरत है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये मान के चलेंगे नहीं ये विपक्ष का मतलब एक होता है, सरकार के खिलाफ सब एकजुट है, ऐसा नहीं है। तो ममता की राजनीति कभी भी सहज राजनीति नहीं रही है, और उबर खावर रास्तों से अचानक जो है कुछ कर देना और जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि विपक्ष में जो नेतृत्व के लिए जो सहमति नहीं है वो बहुत बड़ा कारण है। और यही लाभ जो है एनडीए या बीजेपी को मिल रहा है और आगे भी मिल सकता है जी। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, ये जो हमारे साथी ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा तिरंगा को लेकर के, देखिए तिरंगा भी वोट की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। तिरंगा देश का है, राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि, स्वतंत्रता, संप्रभुता, राष्ट्र सबका प्रतीक है वो। लेकिन जिस प्रकार से पार्टियों में होड़ लगी हुई है तिरंगे की राजनीति और जनता तक पहुंचने की कोशिश, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पर यह आरोप लगा देना कि वो साथ नहीं आए इसलिए एंटी नेशनल है, या जो व्यक्ति साथ नहीं आया समूह ने, ये अपने आप एक गलत जो है पर्सपेक्टिव है और इसको समझने की आवश्यकता है। इससे तिरंगा पर विवाद नहीं है, विवाद इस बात पर है कि आज घर घर तिरंगा से लेकर के दिल्ली के कोने कोने में तिरंगा, और जिस प्रकार से कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाया जा रहा है इस तिरंगे के नाम पे, तो राष्ट्र को जोड़ता नहीं है, वो तो विभाजित करता है। तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब और निपुण आलम बयान और मेरे दोनों सहयोगी राजीव तिवारी और पीयूष शुक्ला ने
उपराष्ट्रपति चुनाव और मौजूदा राजनीति को ठीक से समझाया है। और जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है और इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि आपने कभी पश्चिम बंगाल गए हो और कोलकाता का रसगुल्ला खाया हो, तो जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक पता नहीं होता कि उसके अंदर कितना रस भरा हुआ है। तो फिलहाल रसगुल्ले को चखिए और हिंदुस्तान की राजनीति का स्वाद लीजिए। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक बेहद खूबसूरत कार्यक्रम हमारा न्यूज़ रूम लाइव शुरू होने वाला है। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।